अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद के सेमीफाइनल जो है वो आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जीत लिया। एक मौजज़ा हुआ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में आ गया और अब तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी तरह फाइनल में भी पाकिस्तान का परचम सर जो है वो सर बुलंद रखेगी और हमें खुशी देगी। नाज़रीन, आज जैसे कि सबको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब कल शर्म शेख मिस्र से जब रवाना हो रहे थे तो अचानक खबरें आई कि जी वो लंदन चले गए हैं। खैर, उनकी जो ऑफिशियल टीम थी वो जो सरकारी जहाज़ पे गए थे वो लोग वापस इस्लामाबाद आ गए। ये निजी एयरलाइन से लंदन चले गए और वहाँ पे उनकी अपने भाई साहब से मुलाकात भी हो चुकी हुई है। मुख्तसर सी बात की मीडिया से, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट टीम के हवाले से बात की, लेकिन कोई सियासी बात नहीं की। इंतहाई अहम ये दौरा समझा जा रहा है। अचानक जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का अपने भाई साहब को मिलने के लिए जाना, इस्लामाबाद में कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी कि इस्लामाबाद और पिंडी में कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अब हालात को मजीद ख़राब होने से बचाया जाए और किसी न किसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर बात करें। जिस तरह कल इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जो भी जमहूरी और सियासी कुव्वतें हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और उसके बाद अब कल जो है बाकायदा लॉन्ग मार्च का फिर से आगाज़ होने जा रहा है। जिस तरह के चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल से दोबारा शुरू होगा। इस सिलसिले में आज गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन के जिम्मेदारान की मीटिंग की गई, जिसके बाद सीनियर लीडरशिप का इजलास होगा। रावलपिंडी पहुंचने की तैयारियां हैं, अब कोई तौसी नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान तीसरे हफ्ते में लाखों लोगों के साथ रावलपिंडी में होंगे। और ये जो है अब देखते ही हैं, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह ही मियां शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो इधर इसहाक डार साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने चले गए और कहा, ये जो बाद में मीडिया टॉक दिखाई गई उसमें यही कहा गया कि जनाब मुल्क की माशी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। फिर जो सूद वाला जो बिल था वो वापस लेने के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने तारीफ की और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं वो तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मशावरत से हो रहे हैं। तो लेकिन क्या पैगाम था जो इसहाक डार साहब लेके गए? मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचते हैं, इसहाक डार साहब मौलाना फजल रहमान के पास चले जाते हैं और अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत हुई है? और यकीनन सबसे बड़ा अहम इस वक्त सवाल यही है, जो नवंबर के आखिर में आर्मी चीफ की तैनाती है उसके हवाले से मामला ज़ेर बहस होंगे। और इसके अलावा भी कि अगर ये जो पॉलिटिकल टेंशन है इसको डिफ्यूज़ करना है तो किस तरह किया जाए। मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि शायद यही एक इस वक्त सीरियस इशू है, क्योंकि पैगामात जो हैं भिजवाए जा रहे हैं कि जनाब आप लोग चीज़ें तय करें और जो भी है इंतखाबात की कोई डेट देनी है, चाहे मार्च की है चाहे मई की है, तो उस पर आएँ और आकर जो है बात करें। इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज़ कल जो है अपने वो कह चुके हुए हैं कि फ़ौज से उनको किसी इशू पर कोई मसला नहीं था, मसला सिर्फ एहतसाब का था कि जो चोर थे उनके खिलाफ एहतसाब पूरी तरह नहीं हो सका। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके साथ साथ नाजरीन बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं हमारे दोस्त शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से। और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने भी ख़त लिख दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो 2 मेंबर इन्वेस्टिगेटिंग टीम गई थी जो वापस आए हैं उनके हवाले से भी तफसीलात बताई। और राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि अब सवाल ये है कि जो खुर्रम था, जो 2 भाई हैं वक़ार और खुर्रम जो उनके साथ ड्राइव कर रहा था उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल आता है। और तकलीफ़देह इमेजेस मैंने नहीं देखे, लेकिन जिन्होंने देखे हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिब, मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं नायाब जान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया नायाब साहिबा आपके वक्त का भी। और मेरे साथ मौजूद हैं अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी, अरशद शरीफ के दोस्त भी हैं और पेशे से कानूनदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़र आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं पहले अबू ज़र से जानने की कोशिश करूंगा। अबू ज़र, ये जो चीज़ें अब इस तरह सामने आ रही हैं, डायरेक्ट जो है वो एक ही विटनेस है जो कि ड्राइवर था, जो तीसरा है वो कौन था? वो वकार था या कोई और था?
उसका अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इनिशियली अभी तक यही मालूम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाकायदा अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया उनको शहीद करने से पहले, जो कि इमेजेस हमने नहीं देखे हैं, लेकिन इतलात ये इस वक्त अब चल रही हैं सोशल मीडिया पर। एक तो इस पर बता दें कि अब क्या किया जा सकता है कि अब जो खुर्रम है, कहा यह जा रहा है कि वो कीनियन नेशनल है, उसको हम किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, किस तरह ला सकेंगे, क्योंकि जब तक ये मामला अब सही मतलब हल नहीं होगा, ये तो तकलीफ बढ़ती जाएगी हमारी। हाँ देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये तस्वीरें आई हैं, मैंने नहीं देखी। वो उसमें है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप बता रहे हैं काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें काफी तशद्दुद था, जिसे साफ पता लग रहा था कि बिफोर द डेथ उनको काफी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो मेरे ख्याल से अभी तक इन्होंने दी नहीं है और आई डोंट नो क्यों दबा के रखी हुई है, उसको रिलीज करें तो उसमें ही हमें काफी चीजें पता लग जाएंगी और वो फिर कंक्लूसिव ओपिनियन होगा एंड एक एडमिटेड फैक्ट होगा कि तशद्दुद हुआ है, तो हमारे पास एक कंक्लूसिव आंसर आ जाएगा इस बात का। ये तो एक जरूरी चीज है, बहुत सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है। अब जहां तक ये बात है कि ये मुकदमा कैसे चलेगा, उसके बाद इसमें लॉजिकल इसका एंड क्या होगा और खुर्रम साहब को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ये देखें। कीनियन पुलिस, हम आई एम श्योर जो उन्होंने वर्जन दिया है उसमें काफी आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो कीनियन पुलिस तो हमारे साथ मेरे ख्याल से कोऑपरेट नहीं किया, अगर किया होता तो जेआईटी को भी काफी कुछ पता लग गया होता जो गई हुई वहां पे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन भी बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन भी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। वो अगर कीनिया में जाएंगे तो क्या उनके साथ वो कोऑपरेट उनकी अथॉरिटीज के साथ तक करेंगे? यहाँ पे तो यही लग रहा है कि उनकी अपनी अथॉरिटीज जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है या खुर्रम जो शख्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन चीजें तो काफी डूबियस है, सस्पिशियस है। इस वजह से मेरा ख्याल है, इसमें मेरा जाती ख्याल है, हुकूमत पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशंस को, जिस तरह बेनजीर भुट्टो शहीद की दफा लेटर लिखा था उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को, आप इसमें जी खुद अपनी एक टीम, इंटरनेशनल टीम हो, कमीशन हो जो इन्वेस्टिगेट करे फैक्ट्स एंड डिटरमिन करे सर्कमस्टांसेस ऑफ द असैसिनेशन। अबू सर वेरी राइट, आपने कहा कि एक तो मरहूम अरशद शरीफ शहीद की फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की है कि जो पिम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट दी जाए, वो पब्लिक नहीं हो रही, उससे यकीनन बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपने कहा यूनाइटेड नेशंस को ख़त लिखना चाहिए, मेरा ख्याल है कि आपने भी एक ख़त लिखा है यूनाइटेड नेशंस को, तो उसका कोई जवाब या कोई फॉलो अप, एनीथिंग लाइक दैट? लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखी तो उससे बहुत चीज मैटर करेगा, इट विल हैव मोर इफेक्ट, मोर इम्पैक्ट। तो मेरे ख्याल से उनको लिखना चाहिए, गवर्नमेंट को सीरियसनेस शो करानी चाहिए, और इसमें यूनाइटेड नेशंस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल से काफी हद तक मजबूरियां हैं, वो एक हद। अब देखिए कीनियन अथॉरिटीज अगर हमारे साथ कोई ऑथेंटिक बात कर रही होती तो कम से कम जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है उसमें तो ये चीजें आई नहीं सारी जो आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब है वो तो पोस्टमार्टम भी कॉम्प्रोमाइज था। अगर यहाँ पे पता चल रहा है कि जो वुंड्स थे उसको पहले तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, नाखून निकाले गए, अबू सर मुझे क्विकली आलिया की तरफ भी जाना है, फिर मैं नायाब जान साहिबा से भी कमेंट लूंगा। ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल है, जो भी जिस तरह भी है, क्या कीनियन पुलिस जिस तरह आपने कहा कि हमारे साथ जो है वो ताउन क्यों करेगी, तो जो भी चीज़ें अभी हमारे सामने अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आएंगी तो क्या हम उनके ऊपर, उस बेस के ऊपर उनसे क्वेश्चन कर सकेंगे कि जी ये आपके पोस्टमार्टम थी और ये हमारी पोस्टमार्टम है, व्हाट हैव एक्चुअली डन, और डज दिस एस्टैब्लिश कि जो भी जिन्होंने भी ये बेईमाना कत्ल किया है, अरशद शरीफ को शहीद किया है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं जो कि पुलिस को भी मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल जमीर साहब, इससे पता तो यही चल रहा है। और जहां तक देखिए खुर्रम एंड वकार जो है दे आर पाकिस्तानी नेशनल्स। यहाँ पे जरा मेरे ख्याल से एफआईआर सबसे पहले काटनी चाहिए अरशद शरीफ के मर्डर की, और उसके बाद इन दोनों को तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना, देयर पाकिस्तानी नेशनल्स। बिल्कुल सही। अबू सर आप मेरे साथ ही रहिएगा। आलिया साहिबा, यकीनन बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल बन चुकी हुई है, और ख़ास तौर पर अगर जिस तरह के इमेजेस शायद आपने देखे हैं, हमने तो अभी देखे नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ। इसका मतलब है कि बाकायदा प्लान करके अरशद शरीफ की वहां पर तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी,
तो इसका मतलब है कि यहां से बैठकर अरशद शरीफ के साथ वहां पर किसी ने दुश्मनी निकाली है और उनका फिर हमने जिस तरह देखा किस तरह मतलब उनको शहीद कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। ज़मीर साहब, मैंने तो जो विजुअल्स देखे हैं, मैं तो समझ नहीं आ रही है कि कोई इंसान के साथ और कोई इंसान होते हुए किसी दूसरे शख्स के ऊपर ये टॉर्चर कैसे कर सकता है। इतनी बेदर्दी से उस शख्स को मारा गया है। कितने पत्थर दिल लोग हैं ये, इनको कोई खौफे खुदा नहीं है, कोई रहम नहीं है, कोई एहसास नहीं है। 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए, 2 उंगलियां तोड़ी गई, कलाई के ऊपर तशद्दुद के निशान है और कहा यह जा रहा है कि 3 घंटे तशद्दुद करके उनकी पसलियां तोड़ी गई और पसलियां तोड़ के उनको 2 जानू बिठाकर 1 गोली सर में और 1 गोली सीने में मारी गई। ये हो रहा है। ये सहाफियों का और कसूर क्या था अरशद शरीफ साहब का? सवाल तो यहाँ पर होना चाहिए कि चोरी शुदा जो गाड़ी थी वो तो 9:30 बजे पहुंच चुकी थी और अरशद शरीफ साहब पे जो फायरिंग हुई है 10 बजे हुई है। कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है। ये मैं आपको बता दूं, सवाल उठते ये है कि एक ऐसे मासूम सहाफी से जिसका सिर्फ काम ये था, एक मुस्कुराते चेहरे से वो आता था और सवाल करता था, वो कौन था? तो वो कौन था? उसको क्या चाहिए था अरशद शरीफ से कि गोलियां मारने से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया? क्या सवालात ऐसे होंगे? कौन सी उन्हें मालूमात दरकार थी? कौन से जराइम के सबूत थे उनके पास जिसके लिए उनको मिटाना जरूरी हो गया था? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज की जो खुशी थी ना हमें जो फाइनल सेमीफाइनल जीतने की, ये जो तकलीफ है ना, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि ये बात ये ही नहीं, इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, ये मतलब इंसानी हकूक छोड़ दें। आप ये देखें, आपके साथी थे, यानी जबान खोलेंगे तो या आपको बेलिबास करके टॉर्चर किया जाएगा, जबान खोलेंगे सवाल उठाएंगे तो आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जबान खोलेंगे सवाल उठाएंगे तो आपको तशद्दुद करके ऐसा इबरत का निशान बनाया जाएगा कि कोई दूसरा इस मुल्क में सवाल करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। बहुत ही बिल्कुल सही फरमाया आलिया साहिबा, बहुत ही तकलीफदेह बात है। नायाब जान साहिबा, आई एम श्योर कि आप भी यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इनटू दिस बिकॉज अरशद शरीफ एक लेजेंडरी जर्नलिस्ट थे और एक इससे ज्यादा एक खूबसूरत इंसान थे। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल रीइटरेट करना चाहूंगी। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। 2 बातें करना चाहूंगी बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये मैटर जितना सेंसिटिव है, हमें इस वक्त बहुत मोहतात होकर इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। उनकी फैमिली के सेंटिमेंट्स, मुल्क जिस तरह से इस वक्त पोलराइज्ड है, हमें नीडलेसली चीजों को मजीद जो है वो पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त सेंटिमेंट्स हाई हैं, इल्ज़ाम तराशी बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत क्लियर स्टांस आया है कि हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, अंजाम तक पहुंचाना है और उसके लिए हमने जो भी हमारे वसाइल हैं, आपने देखा कि इसकी कॉन्डेमनेशन भी आई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम भी गई और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देखा जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबकी तरफ ये होगी कि इस वक्त जो है इस निहायत ही पोलराइज्ड सियासी माहौल में हम इस इशू को पोलिटिसाइज ना करें। दूसरी जो चीज थी, जस्ट अ ब्रीफ कमेंट, के जो इंटरनेशनल अपील की बात की गई। देखिए, इंटरनेशनल अपील्स जो हैं वो आखिरी एवेन्यू होते हैं। जब आप बायलैटरल डिप्लोमेटिक चैनल्स अगर एग्जॉस्ट हो जाएं तो तब आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अब हमें किसी थर्ड पार्टी की मदाखलत की जरूरत है या मदद की जरूरत है। मैं नहीं समझती कि इस वक्त हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं और ये तो बल्कि एक अपनी गवर्नमेंट के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं या गवर्नमेंट की जो रिट है, हम इन अ वे उसी को चैलेंज कर रहे होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले हमें चाहिए कि हम डिप्लोमेटिक जो जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी एवेन्यूज हैं, वहां पर हम प्रेशर एग्जर्ट करें और फाइनल जो हमारी होनी चाहिए थर्ड ऑप्शन, दैट शुड बी कि हम अगर इंटरनेशनल इदारों की तरफ देखना चाहते हैं। वेरी वेरी राइट। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने चेयरमैन जो कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी हैं,
उनको कहें, क्योंकि इनिशियली अगर इसी वक्त जोर डाला जाएगा तो बिकॉज अभी तक की जो सूरत हाल है वो जिस तरह अबूजर भी आपको बता चुके हैं कि वहां पे तो नोबडी इज रेडी टू कोऑपरेट। मतलब वहां पे अगर पुलिस जो है वो उन क्रिमिनल्स के साथ ग्लव इन हैंड है, हैंड्स इन ग्लव है, तो फिर क्या तवक्को की जा सकती है? इसी वजह से कहा जा रहा है कि इट्स आउटसाइड पाकिस्तान ज्यूरिसडिक्शन, तो इंटरनेशनल प्रेशर डलेगा तो फिर कुछ होगा। अबूजर, फाइनल टेक फ्रॉम यू। जी बिल्कुल जमीर साहब, जो आपने ये अभी कंक्लूजन दिया है, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, जो अभी तक हमारी पूरी एक टीम गई है जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसने जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन की है, सारा कुछ किया है, लेकिन पुलिस के जो वर्जन है, 4 वर्जन आए अभी तक जब से ये वकूआ हुआ है। उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को कॉन्टेक्ट करें, कभी कहते हैं अंदर से गोली लगी, फिर कहते हैं बाहर से गोली लगी। अब जब नई डिटेल्स आई हैं वो ये पता चल रहा है कि जी इन्होंने तशद्दुद किया, तो उसके बाद उसको शहीद कर दिया। इस वजह से मेरे ख्याल से पुलिस इज कंप्लीटली इन्वॉल्व। उसके अलावा जो वहाँ की मेडिकल अथॉरिटीज हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम इनिशियल किया है वो भी इन्वॉल्व है। वो पोस्टमार्टम हम सबके पास आ गया, हमने पढ़ ली, उसमें तो ऐसी कोई चीज मेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी हमें पता चल रही है। दैट मीन्स एवरीथिंग वाज कॉम्प्रोमाइज, जो भी वहाँ की अथॉरिटीज ने किया है। चलें ठीक है, आपने अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है तो बिलावल भुट्टो साहब इस पे बिल्कुल को जोर लगाएं, और इसको अगर वो कर सकते हैं कीनिया को अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ या अपने रिलेशन के साथ अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर हो सके। लेकिन आई एम नॉट होपफुल अनलेस द यूएन कम्स इन इंटरफेयर्स। तो आर यू होपफुल कि यूएन जो है अगर इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाएगा तो वो कुछ निकाल सकेगा इसमें से? देखिए, यूएन जब व्हेन द यूएन वर्क्स तो देन एटलीस्ट आपको उस पे वो तो होता है ना जमीर साहब, आपको ट्रस्ट तो होता है, कॉन्फिडेंस होता है ना एटलीस्ट कि कोई इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी। लेकिन अभी तो इस पे हमारे आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है ना। अभी जो सिचुएशन है, सारी जो डेवलपमेंट जितनी हुई है, आई एम नॉट इंस्पायर्ड। मुझे तो इंस्पायर नहीं हो रहा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितने स्टेप्स अभी तक हुए हैं यहाँ पे, काम हुए यहाँ पे। अब सर ऑलमोस्ट 2 वीक्स मतलब हो गए हैं, और अब उसके बाद इस किस्म की चीजें रिलीज करना, ये मैसेजिंग क्या हो रही है? मतलब आप समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा उसका दुश्मन था जो कि इस हद तक जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से जिसने ये किया है वो तो नहीं चाहता होगा इस तरह की चीजें बाहर आए, क्योंकि अगर ये बाहर आई है दैट मीन्स के जो एक हमें बताया जा रहा था मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, ये तो बात गलत होगी ना। इट वाज अ प्लान्ड असैसिनेशन जो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई है। वो तो पहले ही शायद उन्होंने मान लिया था कि नहीं, इट वाज मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी। लेकिन इससे बिल्कुल देखिए, कीनिया में तो उसका कोई दुश्मन नहीं था। यू नो दैट, आई नो दैट, हम उसको बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। जो भी है, पाकिस्तान से इसका कहीं ना कहीं ताना बाना तो मिलता है और मिलेगा। तो ये इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। इसमें तो ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे उसको किसने डराया, यहाँ से किसने भगाया, फिर दुबई से किसने भगाया, और उसके बाद फिर कीनिया में गया। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी तो वी विल हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, बाद सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं, उनके भाई साहब ने उनको फौरी बुला लिया। कहा जा रहा है कि एक दिन मतलब आज रुकेंगे और कल वापस आएंगे। इधर इसाक डार साहब मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने चले गए। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी सेकंड स्टेक होल्डर है, उनके साथ इस वक्त मुशावरत हो रही है। आपको क्या लगता है, ये मामला क्या सेटल करने की तरफ जा रहे हैं? घबराहट है, परेशानी है, या जिस तरह कुछ पैगाम रसानी हो रही है कि जनाब आप लोग अब मामला तय करें कि डेट्स डिसाइड करें या व्हाटएवर, और फिर एक तयनाती भी है अहम जिससे पहले चाहते हैं या उसके फौरी बाद चाहते हैं, ये तो अभी मालूम नहीं हमें। समीर साहब, मुझे सिर्फ अगर 1 मिनट दे दें, मैं कुछ बातें करना चाह रही थी, उसके बाद मैं आपकी बात पर आ जाती हूँ जी। जमीर साहब, अरशद शरीफ ना जिन उंगलियों से हक सच बात लिखता था ना, इन दरिंदों ने उन्हीं उंगलियों को सबसे पहले तोड़ा है। दूसरी बात यह कि वो उसके जनाजे की तकरीब भी नहीं कर सके। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, सिर्फ ये कर्ब कम था कि किसी का प्यारा गरीबुल वतनी में बेबसी की मौत मरा है, तो खुदारा मजीद उनके जख्मों पर नमक ना छिड़के, उनकी माँ को उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दें, उनके वारिसों को इस तरह तड़पाएं ना। और बाकी ये जो बात है ना, सिर्फ इतनी सी मैं इनके जमहूरी रवैयों की बात करूंगी।
जहां पर उज़ैर बलोच को कत्ल कर दिया जाए ना, कि उसने सिर्फ एक वीडियो क्लिप शेयर किया था, जहां नाजिम जोगियों को तशद्दुद करके मार दिया जाए ना, वहां पर किस में इतनी जुर्रत होगी कि वो अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर कोई भी कदम उठा सके। और इन लोगों ने, ये जो मौजूदा हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने तो अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर जिस तरह की जुगतबाजी की है ना, दिल खून के आंसू रो रहा है। और अब 2 दिनों से जो तमाशा देख रहे हैं कि जी कल मुस्तफ़ा खोखर साहब को जिस तरह कहा गया रिजाइन करने को, क्या ये जमहूरी रवैया है? और क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी से कि एतजाज एहसन साहब को आप शुक्र दे दें? दिल खून के आंसू रोता है। सियासत को इतना संग दिल नहीं होना चाहिए। अब आप आ जाए, क्या ये जो चौथा दौरा, निजी दौरा किया जा रहा है, क्या ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया है? क्या इस मुल्क के फैसले बाहर बैठा हुआ एक अदालत से भगोड़ा मुजरिम करेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें, तो क्या ये चेयरमैन इमरान खान साहब के बात को विंडिकेट नहीं किया जा रहा कि वो ये कह रहे थे कि मेरे मुल्क का सबसे आला इदारे का सबसे आला अफसर, उसका फैसला एक चोर, लुटेरा, भगोड़ा करेगा? तो यही तो हमारा सवाल था ना। लेकिन आलिया साहबा, उन्होंने कह दिया कि उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी अपॉइंट हो जाए। उन्होंने अब ये कल ही उन्होंने बोला। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मुल्क का एक ही तो इदारा इस मुल्क में बचा था, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री एक ऐसे शख्स से हो रही है जो इस मुल्क की अदालतों के लिहाज से डिक्लेयर्ड इश्तिहारी है, डिक्लेयर्ड मुजरिम है, करप्शन में बाहर भागा हुआ है, अदालतों की अवाम की आंखों में धूल झोंक के। आलिया साहबा, आप कन्विंस्ड हैं? आलिया साहबा, आप कन्विंस्ड हैं? कैसा लगेगा जिसकी सिलेक्शन ऐसे लोग करेंगे? आलिया साहबा, आप कन्विंस्ड हैं कि ये जो तैनाती है ये शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं कर रहे, अपने बड़े भाई के इन्फ्लुएंस में आके करेंगे? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब तो छींक अपने भाई की मर्जी के बगैर नहीं लेते हैं। सारी उनके फैसले या मरियम सफदर करती हैं। अभी आपने उनके इसाक डार साहब मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने चले जाते हैं, क्या मैसेजिंग क्या हो रही है? आप लोगों को भी कोई मैसेजिंग हुई है कि होल्ड योर हॉर्सेस, हम चीजें बेहतर होने के लिए तरफ भेज रहे हैं? देखिए, मेरी एक बात सुन लें, हमें तो जो आज तक मैसेजिंग हुई है उस मैसेजिंग में हमने कैटेगोरिकली बता दिया कि हम इन लोगों की तरह बंद कमरों में बैठकर डीलें और ढीलें नहीं करेंगे। ना हमारे कोई करप्शन केसेस है, ना हमें कोई NRO 2 चाहिए, ना हमें कोई रिलीफ चाहिए। हमारा मुतालबा 22 करोड़ अवाम की जो मर्जी और मंशा है कि हमें जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई ऐसी बात करें जो हमें अवाम से छुपानी पड़े, जो आपसे छुपानी पड़े या किसी और से छुपानी पड़े। तो हमने कैटेगोरिकली 2 चीजों को क्लियर कर दिया है। पहला पॉइंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे जो खान साहब का स्टैंड था वही स्टैंड बार बार प्रूफ हो रहा है। दूसरी चीज कि हम बंद कमरों में बैठ के कोई फैसला नहीं करें। You made your point कि यही लॉन्ग मार्च जो है यही इस्लामाबाद पहुंचकर फैसला लेगा और वो इंतखाबात का फैसला होगा। नायाब जान साहिबा, इमरान खान साहब ने आज फिर एक ट्वीट की, I had discovered the assassination plot hatched against me almost 2 months ago and exposed it in Rahim Yar Khan on 24 September and Miawali on 7th October. Wazirabad assassination attempt followed the script. उसके बाद उसका एक follow-up भी tweet है. I don't want to go into that details, but इमरान खान साहब तो लगता है कि अगर जो सूरत हाल जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर लंदन चले गए हैं, चलो कुछ बेहतरी के लिए बातचीत आगे बढ़ाई जाए, कोई मुफाहमत की तरफ बात की जाए, इमरान खान साहब खुद नहीं तो उनकी तरफ से कोई लोग शामिल हो जाएं और बैठकर कोई डेट की बात की जाए, तो जो जिस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं तो इमरान खान साहब तो लगता यही है जिस तरह आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि नहीं, वील रीच इस्लामाबाद, वील टेक द डेट एंड देन वील डिसाइड। नायाब साहिबा, नायाब साहिबा, जी नायाब साहिबा, मेरा सवाल सुना आपने? आपकी आवाज थोड़ी सी स्टक हो रही है। अब आपको मेरा सवाल सुनाई दिया?
जी, सिर्फ लास्ट पार्ट रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी, मैंने सिर्फ इतना पूछना था कि क्या इमरान खान साहब इन चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर जिस तरह आलिया साहिबा ने कहा कि नहीं, वील कम टू पिंडी ऑन द डोर स्टेप ऑफ इस्लामाबाद एंड देन वील टेक द डेट ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम देयर। जी, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात ये है ज़मीर साहब कि मुझे पता है कि देखिए खान साहब इनकरेज करते हैं अपने पार्टी कारकुनान और लीडर्स को कि जो मर्जी हो जाए, आपने कभी सच नहीं बोलना, आपने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करनी है और आपने मुल्क के अंदर मजीद इंतशार और नफरतें फैलानी है। तो मैं, क्योंकि मेरी सियासी जमात जो है वो, क्योंकि मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं देती और हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त पोलराइज्ड जो इस वक्त क्लाइमेट है, उसमें पहली बात ये कि मैं अरशद शरीफ साहब के मर्डर को इस तरह से इस शो पे पॉलिटिसाइज नहीं होने दूंगी और उस पर बेबुनियादी जो इल्जाम तराशी है उसको मैं एंटरटेन बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इन लोगों की तो पुरानी आदत है, 35 पंक्चर से लेकर अमरीकी साजिश तक इन्होंने हर चीज के ऊपर जो है वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए झूठ बोला है। दूसरी बात, जमहूरी रवैये, वो सियासी पार्टी जिसके रहनुमा हंसा करते थे जब जर्नलिस्ट अबडक्ट होते थे, जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अबडक्ट होते थे, वो आज बैठ के हमें लेक्चर देगी कि जमहूरी रवैये क्या है। वो जो सिलेक्ट होकर आए हैं वो हमें जो है आए थे, वो हमें लेक्चर देंगे कि जमहूरी रवैये क्या होते हैं, जिनकी अपनी पार्टी के अंदर जंग थी मौरूसी सियासत के खिलाफ और उसके बाद क्या उन्होंने किया, किस तरह से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की। सो प्लीज, पहली चीज तो ये है कि ये इल्जाम तराशी जो है यहाँ से खत्म करें। मैं ये बिल्कुल नहीं समझती कि हर रोज हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चीखना चाहिए क्योंकि आपके जो है सियासी लीडर ये चाहते हैं। नंबर 2, जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, सीधी सी बात है, इमरान खान साहब बिकॉज उनका ना कोई क्लियर नजरिया है, ना कोई क्लियर आइडियोलॉजी है और मकसद सिर्फ वापस इक्तदार का है, तो इस वजह से जो नेसेसरी होगा वो बैकडोर चैनल्स भी करेंगे। आपने डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जब उन्होंने इस बात की वजाहत की कि ये तो मिलने आते हैं हमारे से और वो बैकडोर के थ्रू भी सब कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत चमकानी है तो वो जलसों के अंदर ये बोलेंगे कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, किसी के साथ नहीं मिलूंगा। तो उनका तो देखिए सारा का सारा उनकी जो सियासी जर्नी है वो तो यू टर्न्स है, और यू टर्न्स तभी होते हैं जब आपका कोई नजरिया ना हो और सिर्फ इक़्तिदार इज द ओनली थिंग ऑन योर माइंड। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, देखिए पुरअमन एहतजाज, हम शुरू से इस बात पे क्लियर रहे हैं कि हर किसी का हक है, लेकिन जब एक इंसान जो है वो ना सिर्फ एक अपॉइंटमेंट को पॉलिटिसाइज करेगा नीडलेसली पूरे मुल्क के अंदर, क्या जरूरत है टीवी पे आके हमें इस तरह से अपॉइंटमेंट्स को पॉलिटिसाइज करने की, बट साथ ही साथ ऐसे वक्त पर जब मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है थैंक्स टू देम, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है थैंक्स टू देम, और हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो बायलैटरल टाइज डेवलप करे, स्टेबिलिटी लाए, तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी को कि वो अपने सियासी मकासद के लिए बार बार मुल्क के अंदर मजीद इंस्टेबिलिटी और इंतशार फैलाए। सो उनका कोई मकसद नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, पता नहीं कौन सा मार्च होता जा रहा है। एंड आई वुड से कि इफ यू आर विलिंग टू सिट विद पॉलिटिकल एक्टर्स तो अपने मुंह से फिर ये बोले कि हम मानते हैं कि बाकी सियासी पार्टीज भी लेजिटिमेट हैं और हम उनके साथ बैठे। That's what he said yesterday. उन्होंने कहा है कि मैं हमारे लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं तमाम सियासी कुव्वतों के लिए, तो वो तो मान रहे हैं इस बात को। तो मेरा सवाल ये था कि ये लंदन में जो मुलाकात हो रही है, फिर इस्लामाबाद में इसहाक डार और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि कुछ चीजें टेबल की तरफ जाती नजर आ रही हैं आपको? देखिए ये मुलाकातें, आई नो इस्लामाबाद इज अ रूमर मिल, लेकिन मुलाकातें खास तौर पे कोलिशन पार्टनर्स के बीच में और एक ही सियासी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बीच में नॉर्मल बात है। लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मशावरत होती है। आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा। इसके ऊपर जरा क्विकली एक कमेंट कर दें कि डू यू थिंक कि आपको आने वाले दिनों में टेबल पे बिठाने की कोशिश की जा रही है? ज़मीर साहब, मैं कुछ बातों का प्लीज जवाब दे दूं। वो ब्रेक के बाद मैं लूंगा, क्योंकि अभी मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। मैं फिर ब्रेक के बाद आपको पूरा टाइम दूंगा। जी, आप ब्रेक के बाद मेरे पास आ जाइएगा, मैं एक ही दफा सारी बात। चलें, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, अभी हम लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो आलिया साहिबा से जो हमने सवाल किया उसका भी जवाब लेंगे और फिर मजीद भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब इस सूरत हाल में इतनी सेंसिटिव किस्म की ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए
कि यकीनन उनका जो मकसद है वो तो सामने होना चाहिए, और लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि मामला खुश असलूबी से बेहतरी से सॉल्व हो जाएं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया साहिबा, इमरान खान साहब ने आज शाम को कोई 7:31 पर नवंबर 9, 2022 को ट्वीट किया है, डिस्कवर्ड द असैसिनेशन प्लॉट, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुनाई है। इट वाज जो वजीराबाद में हुआ, इट वाज अटेम्प्ट फॉलोड द स्क्रिप्ट। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई कंट्रोल रूम था, उसको भी मैं एक्सपोज कर दूंगा। तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में इन चीज़ों से, जबकि जुडिशल कमीशन का भी कह दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी बनने जा रहा है, आप लोग भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए कह रहे हैं, तो एफआईआर हो गई है जिस पे आपके क्वेश्चंस हैं, यकीनन हैं, सवालात हैं कि मुद्दई के जो नॉमिनेशन के बगैर हुई है। प्लीज़ कुछ कमेंट कर दें इस पर। सबसे पहले तो मैं इस बात पर कमेंट कर दूं कि मैंने कौन सी इल्ज़ाम तराशी की है। मैंने कौन सा कहा है कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के पीछे बिलावल जरदारी साहब का हाथ है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो इनकी पार्टी की एग्जाम्पल्स दी हैं कि जो ये सहाफ़ियों के साथ करते हैं। मुझे आप सिर्फ बता दें, किसी पे तशद्दुद करके उसे शहीद करना ज़्यादा बुरा है या किसी के बारे में बात करके हंसना, जो बीबी कह रही थी। दूसरी बात, नजरिया, हमारी पार्टी के इन्होंने नजरिए की बात की। जिनकी पार्टी का नजरिया सिर्फ करप्शन हो, जिनकी पूरी पार्टी करप्शन पे खड़ी हो, वो हमें आकर नजरिया बताएंगी, या जिनकी पूरी पार्टी का नजरिया मौरूसियत हो, वो हमें आकर सिलेक्टिव होना बताएंगी। जिनके पार्टी चेयरमैन एक वसीयत के पीछे, वो भी एक खुद साख्ता वसीयत के पीछे आए हो, और जिनके दूसरे पार्टी के चेयरमैन किसी पर्ची के मोहताज हो, वो भी हमें सिलेक्टिव की बात करेंगी। और सिलेक्टिव क्या होता है ये तो हमने आज देखा है कि 55 सीटों वाली पार्टी का वजीर खारजा बनकर पूरी दुनिया के अंदर 7 माह से घूमे जा रहे अवाम के टैक्स पेयर पैसे के ऊपर अपनी इंटर्नशिप कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने की जी हमें इक़्तिदार चाहिए था, तो ये किस लिए आए हुए थे इसमें? इन्हें इक़्तिदार नहीं चाहिए था कि जो 155 जमात वाली अक्सरियती पार्टी को साजिश करके सिंध हाउस के अंदर जमीरों की मंडी लगा के पैसों की बोरियां खोल के उनके अगेंस्ट एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएगी, तो वो कौन सा आईनी और कानूनी और जमहूरी था? और बाकी तो ऑडियो वीडियोस काफी आ चुकी हैं, इस पर अब मैं क्या बात करूं। दूसरी चीज, इंस्टेबिलिटी वो होती है जो इस मुल्क में पिछले 7 माह में हुई। इकोनॉमी क्या है, मैं अगर एक एक फिगर पर आऊं तो मेरे ख्याल में इनके कानों से भी धुआं निकल जाए, जिस तरह से अवाम के कानों से बिजली के बिल और गैस के बिल और बाकी चीजों की महंगाई सुनकर निकल रहा है। अब आज है शॉर्ट मार्च है, लॉन्ग मार्च है। हमारा शॉर्ट मार्च था, इनका वो कांपे टांगने वाला मार्च आपको याद है, 2000 रुपए देकर लोगों को जो लाया गया था और 200 बंदा भी नहीं इकट्ठा हुआ था। ये अपनी फिक्र करें, क्योंकि सिंध में भी इनका तख्त जो है ना इस वक्त खतरे में है। अब आज है आपकी बात के ऊपर, तो ज़मीर साहब मैं सिर्फ इतना बता दूं, जिनके लीडर की असैसिनेशन अटेम्प्ट हो ना, वो बात का जवाब भी लेंगे और बात करेंगे भी। आज की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है ना, उसमें कम से कम 2 शूटर्स की तस्दीक हुई है। शुरू से इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया। शुरू से ये किया गया कि जी मुल्जिम की 2 वीडियोस तोते की तरह उसको रटवा कर जो है वो फौरी तौर पर जारी कर दी गई, और ये बताया गया कि जी इसी तरह से इस चीज को भी ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद साहब के केस में स्मगलिंग या सलमान इकबाल साहब की कहानी डाली गई है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या क्लाशनकोव का ब्रेस्ट वीडियो में उसकी आवाज मौजूद नहीं थी? वो जो बंदा जिसको एक मजहबी जुनूनी बंदा है, ये जो उसके पास नवीद है, ये ऑटोमेटिक हथियार कहाँ से आ गया? आलिया साहिबा, ये जो नवीद है ये सवाल, किसकी कस्टडी में है? ये जो नवीद है जिसकी वीडियो रिलीज हुई, वो किसकी कस्टडी में है किसी को नहीं पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये पॉइंट क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सारे पॉइंट्स उठा रहे हैं। मैं सिर्फ एक सेकंड, मुझे सिर्फ इतनी बात करने दें जी प्लीज, मेरे पास सब टाइम कम है। आई वांट टू 5 बजे तक मॉनिटरिंग करने का हमें बताया। आपको सलीम साफी की ट्वीट याद है? मैं अभी आपको भिजवा देती हूँ, जरा अपने टीवी पे जरूर दिखाइएगा। 1:49 पर उन्होंने एक मुज़म्मती स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अब आप मुझे ये बता दें, क्यों नाम नहीं डाले जाते एफआईआर के अंदर? क्या ये बिल्कुल इस वक्त इसी तरह से होता जाएगा कि मुल्क के वजीर आजम की बलि चढ़ाई जाएगी, लेकिन उनके जो कातिल होंगे वो नामालूम रहेंगे? और यही वेरी राइट, आपका पॉइंट आ गया। वेरी राइट, वेरी राइट। सो इमरान खान साहब हैज ऑल द राइट टू पॉइंट फिंगर्स एंड और डेफिनेटली उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। नायाब साहिबा, कोई मिडिल ग्राउंड? जी,
पहले तो ये कि इल्ज़ाम तराशी का कहना कि हमने नहीं की और फिर इल्ज़ामात लगाना, सिंध के ताने देना, लेकिन खुद जो है आपको कैंडिडेट्स भी नहीं मिल पाते सिंध के इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। दूसरों को करप्शन करप्शन 20 साल तक कहते रहना, लेकिन खुद घड़ियाँ चोरी करके भाग जाना। तो मेरे ख्याल में पीटीआई की तो किसी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए मिडल का जो रास्ता होता है ना ज़मीर साहब, वो तब निकलता है जब जो पार्टी रुकावट बन रही होती है नेगोशिएशंस के बीच में, वो अपना रवैया तब्दील करे। जब आप ये कहते रहेंगे कि वजीर आजम जो है वो चोर है और उसको हक नहीं है आर्मी चीफ को सिलेक्ट करने का, जब आप ये कहते रहेंगे बाकी सब सियासी जमातें इलिजिटिमेट है, करप्ट है, ये है वो है, और आप अपने फॉलोअर्स को भी उकसाते रहेंगे उनके खिलाफ, तो कैसे मिडिल का रास्ता निकलेगा? सियासत जो है उसके अंदर ठहराव चाहिए होता है, सियासत के अंदर आपको टेबल पे बैठना पड़ता है और उसके लिए कुछ गलतियां खुद माननी पड़ती हैं और कुछ जो है वो दूसरे को जो है मौका दिया जाता है। तो ये ठहराव क्या इमरान खान साहब के रवैये में है? मैं ये समझती हूँ कि वो सिर्फ तब आता है जब वो थ्रेटन होते हैं और बैकफुट पे जाते हैं, और उसके बाद वो उसके ऊपर दोबारा यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासत की बुनियाद ही इंतशार है। अपनी सियासत की ये बुनियाद बदलनी पड़ेगी और तभी हम मिडिल ग्राउंड पे आके बैठ सकेंगे। तभी मिडिल ग्राउंड में आकर बैठेंगे। जी, आज मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, नायाब जान साहिबा। नाज़रीन, सियासत में सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है, इत्मीनान की ज़रूरत है, लेकिन अब अरशे शरीफ के हवाले से हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं ये शायद अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहेंगी। तो बेहतर यही होगा कि इसको फौरी तौर पर कंक्लूड किया जाए। अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिले, उनकी वालदा को इंसाफ मिले, उनकी बेवा को इंसाफ मिले, उनके बच्चों को इंसाफ मिले, और हम जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थे, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, उनको इंसाफ मिले। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।